आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट। संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या को लिखने और नामकरण के नियम को, संख्याओं को लिखने और नामकरण के नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम संख्याओं के कई प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले जो प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो जीरो से अनंत तक होती हैं, वे संख्याएं जो जीरो से अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एन से। एन से व्यक्त करेंगे। अगर इन्हें हम एन से व्यक्त करेंगे, जैसे हम बात करें, इसे एन से व्यक्त करें। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं जो एन से शुरू होता है। इसी वजह से हम प्राकृत संख्याओं को एन से व्यक्त करते हैं। और प्राकृत संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। जनरली हम सबसे छोटी संख्या को एक मान लेते हैं। सबसे छोटी जो संख्या होती है वो एक होती है। उसके बाद अगली है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो है वे संख्याएं जो जीरो से अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर बोलते हैं, इसीलिए इसे डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक? अनंत तक। ये याद रखना है, प्राकृत संख्याएं जीरो से शुरू होती है जबकि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं जबकि पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं। इसके बाद हमने जाना पूर्णांक संख्या क्या है। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याएं ये जो पूर्ण संख्या हैं, यदि हम इन पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या और सम्मिलित कर दें, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे ये जो क्या थी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप यहाँ तक देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो वो क्या है? पूर्ण संख्या है। यदि हमने इनमें ऋणात्मक संख्या और मिला दी तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। और पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर नंबर कहते हैं, तो इसे आई से या जेड से व्यक्त करते हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इन्हें बड़े ध्यान से समझना है। ये क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। अगर भाग जाना है तो एक का जाए या स्वयं का जाए, लेकिन उसमें किसी और का ना जाए। एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, इसमें दो एक का जाएगा, खुद का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। इसमें 3 का जाएगा, एक का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। ऐसे ही इन सब में एक का और खुद का भाग जाएगा, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो ये कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। अब अगली जो परिभाषा है वो है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 है, 4 में एक का चला जाएगा, खुद का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त और का भी जा रहा है। 6 में एक का जा रहा है, खुद का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या है। इनमें से कोई भी संख्या आप उठा लो, इनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग जाएगा ही जाएगा, तो ये कहलाएंगी भाज्य संख्या। नोट जो पहला नोट है वो याद रखना है, जो एक होती है वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ये हमें याद रखना है, कई बार पेपर में आया हुआ है ये। सेकंड, 2 सम अभाज्य संख्या होती है। 2 ऐसी सम अभाज्य संख्या होती है इकलौती, इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती। अगर अभाज्य संख्याओं में सम संख्या होती है तो वो 2 ही होती है जो कि इकलौती है। तीसरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। याद रखना ही हमें। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका मासा अर्थात एचसीएफ 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि केवल कोई पेयर है, मान लो ये कोई पेयर है, इसमें और इसमें केवल एक का भाग जा रहा है, तो केवल एक का, इसमें एक का भाग जा रहा है, इसमें भी एक का भाग जा रहा है और किसी का ना जाए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्याएं। इसमें भी एक का भाग जा रहा है, इसमें भी एक का भाग जा रहा है, एक के अलावा किसी और का ना जाए, तो हम कहेंगे ये सहभाज्य संख्या हैं। या ऐसे कह लो, इन दोनों का अगर आप मासा लोगे तो एक आएगा, इन दोनों का मासा लोगे तो एक आएगा, तो ये सहभाज्य संख्याएं हैं। ये पेयर में ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या है। उसके बाद जो इस प्रश्नावली में आप पढ़ोगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? वे परमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा p और q पूर्णांक संख्याएं हों, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने कहा कि p और q के रूप में होना चाहिए, और जो p और q जो दोनों है ना, वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। p और q दोनों की दोनों पूर्णांक संख्या है। मतलब पूर्णांक संख्या होती है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5। p और q की जगह पर ये पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, बस इनके अलावा और संख्या नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, अर्थात 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है और अनंत तक प्लस। लेकिन ये याद रखना q के स्थान पर 0 ना हो। तो 2/3 ये p बटे q की फॉर्म में है। 5/7 जो माइनस की हैं दोनों, ये भी p/q की फॉर्म में है। मतलब ये p बटे q के रूप में है, ये भी p बटे q के रूप में है, ये भी p बटे q के रूप में है, और इनके बटे में हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, तो ये भी p बटे q की फॉर्म में बन जाएंगी। तो ये सभी परमेय संख्याएं हैं। लेकिन याद रखना, अगर बटे में 0 आ जाए, जैसे 1/0, 2/0, -3/0, क्यों यहाँ q जो है, यहाँ जो है q का मान 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या नहीं है। समझ में आई? आगे जो आज की लास्ट डेफिनेशन है उसे पढ़ेंगे। अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिख सकें, अपरमेय संख्या कहलाती है। तो पहले हम जानेंगे कि अपरमेय संख्या होती क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अभाज्य संख्याएं कुछ लिखी है, हमने भाज्य संख्याएं लिखी हैं। जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, जितनी भी, अगर उन पे हम रूढ़ का साइन लगा दें, यहाँ पे भी रूढ़ का साइन है, यहाँ पे भी रूढ़ का साइन है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं यदि हम उन पर रूढ़ लगा दें तो वो अभाज्य संख्या बन जाती हैं। अब बात करते हैं, क्या भाज्य संख्याओं पर रूढ़ लगा दें तो वो अपरमेय संख्या बन सकती हैं? तो आइए देखते हैं। यहाँ 4 पर हमने वर्गमूल लगाया, 4 का वर्गमूल आता है 2, 2 के बटे में हम मान सकते हैं। इसका मतलब है ये p बटे q की फॉर्म में चला गया। अगर ये p बटे q की फॉर्म में चला गया तो ये परमेय संख्या बन गई। ऐसे ही 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा, 3 के बटे में आप 1 मान लोगे तो ये p बटे q की फॉर्म में आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये जो 9 है वो भी क्या है, ये जो 9 वर्गमूल में है वो कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, अर्थात ये परमेय संख्या है। लेकिन इसका वर्गमूल कैसा आएगा, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो एग्जैक्ट संख्या तो नहीं आएगी। आप जब वर्गमूल लेंगे तो अशांत आएगा, अर्थात कभी शेषफल 0 नहीं आएगा, और जो आंसर है उसमें हर बार नया अंक आएगा, अर्थात वो अनावर्ती भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 6 जो है अशांत और अनावर्ती है, इसीलिए ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। एक विशेष बात, पाई जो है, इसे पाई पढ़ते हैं, ये भी एक अपरमेय संख्या है। 0.01, 001, 0001, ये भी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।